तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें नितिन गडकरी, पीयूष गोयल समेत 72 कैंडिडेट्स के नाम शामिल है। कई वीआईपी चेहरों को टिकट मिला तो कई मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया गया है। लेकिन लिस्ट में ना तो बिहार से कोई नाम था, ना ही उत्तर प्रदेश से। वहीं इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां भी अभी तक अपने सारे पत्ते नहीं खोल पाई है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों? अब की बार लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई। लिस्ट सामने आई तो किसी के लिए सरप्राइज था तो किसी का टिकट काट दिया गया। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। सबसे पहले बात दिल्ली की बची हुई 2 सीटों पर भी बीजेपी ने नए उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट काटकर हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया। तो नॉर्थ दिल्ली से हंसराज हंस का टिकट काटकर योगेश चंदोलिया को मैदान में उतारा गया। यानी दिल्ली में 7 में से 6 नए चेहरे बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए। उम्मीदवार हैं, ये सब सामाजिक और जनता से जुड़े हुए राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। कई वर्षों से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी ने उनके अनुभव को, उनकी क्षमता को देखते उन्हें उम्मीदवार बनाया। और निस्संदेह हमारे 7 उम्मीदवार बहुत सक्षम हैं, सुयोग्य हैं और हम 7 सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। हरियाणा से 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें 3 नए चेहरे हैं तो 3 मौजूदा सांसदों को फिर टिकट दिया। बीजेपी ने जिन 3 नए चेहरों को टिकट दिया उनमें करनाल से मौजूदा सांसद संजय भाटिया की जगह मनोहर लाल खट्टर को मैदान में उतारा गया। सिरसा से बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल की जगह पर अशोक तंवर को चुनावी मैदान में उतारा। अंबाला से बीजेपी ने अपने दिवंगत सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दिया। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, इनमें से 6 पर उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। जिन 6 सीटों का ऐलान किया गया है उनमें से पार्टी ने 3 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं। अंबाला सीट की अगर हम बात करें तो यहां से हाल ही में जो मौजूदा सांसद थे रतनलाल कटारिया, उनका देहांत हो गया था। पार्टी ने इस बार उनकी पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दी थी और उनकी दावेदारी भी इस सीट से थी। रतनलाल कटारिया इससे पहले लगातार 2 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। अगर हम करनाल की बात करें, जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, करनाल से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद अपनी विधानसभा सीट से भी विधायक के रूप में इस्तीफा दे दिया था और मनोहर लाल खट्टर को करनाल से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में देवनगरी उत्तराखंड से 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें पुराने चेहरों के टिकट को काटकर नए चेहरों को तवज्जो दी गई। गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत की जगह अनिल बलूनी और हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा। बीजेपी की इस लिस्ट में यूपी बिहार का नाम नहीं है, तो सवाल कि ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट लेने वाली पार्टी देश पर राज करती है। यही वजह कि सभी पार्टियों का फोकस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। लेकिन 80 सीटों वाले इस प्रदेश में अब तक किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते पूरी तरह से खोले नहीं। बीजेपी ने जहां 80 में से 51 उम्मीदवार घोषित किए, 29 नाम बाकी हैं। हालांकि बाराबंकी से उपेंद्र सिंह रावत ने नाम वापस लिया, जिसके बाद 30 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी में गठबंधन के बाद कांग्रेस को मिली 17 सीटों में से किसी पर भी कांग्रेस ने किसी भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की। इधर समाजवादी पार्टी ने बची हुई 63 सीटों में से 31 पर चेहरे साफ कर दिए। हालांकि संभल से उम्मीदवार शफीकुर रहमान बर्क के निधन से इस सीट पर दोबारा उम्मीदवार उतारना होगा। बिहार में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग हो नहीं पाई। सूत्रों से खबर यह कि कांग्रेस ने आरजेडी से बिहार की 16 सीटें मांगी। सासाराम, पूर्णिया, खगड़िया, नवादा, औरंगाबाद, कटिहार, समस्तीपुर, किशनगंज, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण,
पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, बक्सर, मधुबनी और बेगूसराय सीट। ये महागठबंधन सात्विक है, आइडियोलॉजिकली है, नैसर्गिक है, इसलिए इन गठबंधन में सीटों के बंटवारे में कोई लोचा नहीं है। बहुत जल्द हम सीटों के बंटवारे का ऐलान भी करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को हम यहाँ सपना भी चकनाचूर करेंगे। इधर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई और इधर एआईएमआईएम ने बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन पक्की करने के संदेश दे दिए। ओवैसी की पार्टी बिहार के किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, कराकट, उजियारपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, बक्सर और भागलपुर पर कैंडिडेट उतारने पर विचार कर रही है। इनमें 4 सीटें बिहार के सीमांचल की हैं, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी तादाद में। इसी मुस्लिम वोट बैंक को देखकर ओवैसी अपना जनाधार बढ़ाने की जुगत में सीमांचल में आने वाली 4 लोकसभा सीटों में मुस्लिम आबादी की बात करें तो किशनगंज में 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 42%, पूर्णिया में 38% मुसलमान हैं। हम लोगों ने अभी 11 सीटों का अभी वो है जहां हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। ऐसे में अगर मुसलमानों की वोट में सेंधमारी होती है तो यहां एक नया रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी की पूरी कोशिश कि अल्पसंख्यक वोटों को बंटने ना दिया जाए। उन सीटों पर, जिन सीटों पर भाजपा कमजोर है, उस पर कोई दल अगर किसी के इशारे पर प्रत्याशियों का चयन करता है तो वो उनका फैसला है। राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, बिहार की तमाम मतदाता जिनका मियाज सेकुलर है, मतों के बिखराव की हर कड़ी को समझते हैं और इसलिए एक जगह एकजुट होकर इन विषयों पर सामयिक और मजबूत निर्णय लेती है बिहार है। इधर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट होता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक 40 सीटों के जिस फॉर्मूले पर गठबंधन दलों से बात चल रही है, बीजेपी 17 से 18 सीट, जेडीयू 14 सीट, चिराग पासवान की पार्टी को 5, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 और मांझी की हम को 1 सीट देने की चर्चा है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, ईमानदारी से मैं बोलूं, मुझे कई बार ये लक्ष्य छोटा भी लगता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। इधर 48 लोकसभा सीट वाले महाराष्ट्र को लेकर पहले लिस्ट में कोई नाम नहीं था, लेकिन दूसरी लिस्ट में 20 नामों की घोषणा की गई, जिनमें 6 नए चेहरे तो 14 को रिपीट किया गया। मुंबई नॉर्थ से गोपाल शेट्टी की जगह पीयूष गोयल, बीड से प्रीतम मुंडे का टिकट काटकर पंकजा मुंडे, जलगांव से उन्मेष पाटिल की जगह स्मित वाघ, मुंबई उत्तर पूर्व से मनोज कोटक की जगह मिहिर कोटेचा, अकोला से संजय धोत्रे की जगह अनूप धोत्रे पर दांव लगाया गया। बात गुजरात की हो तो 7 में से 5 नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जिनमें 5 नए चेहरों को मैदान में उतारा गया। इनमें सूरत से मुकेश दलाल, भावनगर से नीमबेन बाभणिया, साबरकांठा से भिखाजी ठाकुर, छोटा उदयपुर से जाशुभाई राठवा और वलसाड़ से धवल पटेल है। तो वहीं अहमदाबाद से हसमुख पटेल और वडोदरा से रंजन बेन भट्ट पर फिर भरोसा जताया गया। कर्नाटक से बीजेपी ने जिन बड़े चेहरों को उतारा, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोवई को हावेरी सीट से टिकट मिला, पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र को शिमोगा से, मैसूर के मौजूदा सांसद प्रताप सिन्हा का टिकट कट गया। दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश से बीजेपी ने 5 सीट पर कैंडिडेट के नाम दिए। छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस के नकुलनाथ के सामने बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा। धार से मौजूदा सांसद छतर सिंह दरबार की जगह पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया। इंदौर से मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को फिर टिकट दिया गया।
बालाघाट सीट पर भारती पारधी को नए चेहरे के तौर पर उतारा गया। उज्जैन से अनिल फिरोजिया को फिर टिकट दिया गया। और फाइनल प्राइम टाइम में खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। वेलकम बैक। तमिलनाडु की 40 सीटों पर बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या होगा? क्या इस बार तमिलनाडु में बीजेपी अपना वोट परसेंट 500% बढ़ाने वाली है? और 400 पार के टारगेट पर चल रही बीजेपी साउथ की 130 सीटों को कैसे साधेगी? तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई से ये सारे सवाल पूछे हमारी ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने। क्या कुछ जवाब मिला? सुनिए। Thank you very much, Mr. K. Annamalai, for joining us here on Public Munch. The Prime Minister has put a target of BJP and NDA 370 par and 400 par. And that can only happen if the South, the 130 seats in the South, actually come good for the BJP. I want to ask you today, you have become the face, the entire dynamics of the BJP in Tamil Nadu. How many seats? Because whenever you fought alone, you've never gone beyond 5.5% of the vote share in Tamil Nadu. This time around, what is the vote share that you're looking at, and what are the number of seats that you're going to get out of the 39 plus 1 in Puducherry, 40 seats in Tamil Nadu? Madam, it's a very tough election in the sense you're looking at a three-way context in Tamil Nadu. You have the DMK alliance, absolutely the same alliance for the last 10 years, no change. They have finished their ticket distribution also. Absolutely rich in money power, muscle power, that is one end. Then you have two major alliances, one led by the BJP, other by the ADMK at this point of time. So I would very confidently say the performance of BJP in Tamil Nadu would be historic, which means it might not have happened before this at any point of time. So if you ask me to define what will be that history, because you are looking at 18 to 35 years of our friends, young voters like this, our friends who are sitting here, roughly they are about 33%. 1/3 of voters are very, very young in Tamil Nadu. So their idea is completely different. They are completely free from ideology. And predominantly, they have seen only Modi ji's performance over the last 10 years. And when many of them might not have seen a Congress government for 2004 to 14, madam, somebody who's giving their first vote today must be 8 years, 9 years when Congress just lost power in 2014. So there's a completely pretty dynamics here. And Tamil Nadu, generally, you can always expect a sweep here, there. There's nothing called the middle. I would say it was historic. The vote share, we will comfortably cross 25%. Comfortably. 25. Yes. 5 times. Yes, madam. 500% growth. Yes, madam. We'll comfortably cross. Can I challenge you on that? No, I am putting it in record. I am talking to you in the media, madam, where the record is happening. I am not going to go anywhere. I am just a phone call away. You will call me on the day of counting day. You will ask me, because I am also putting my political credibility on the rocks. I am putting my political credibility in a leading national channel to a leading anchor sitting in front of you. I am making a commitment because we are confident. We are reading the field well. We will cross 25%. वहीं इस बीच चुनावों का माहौल है, लगातार बड़ी खबरें भी आ रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अहमदनगर का नाम बदल दिया है और अब अहमदनगर जिले को अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही मुंबई के 8 लोकल स्टेशनों के नाम भी बदले गए हैं, जिनमें करी रोड को अब लालबाग के नाम से जाना जाएगा। सैंडहर्स्ट रोड का नाम बदलकर डोंगरी किया गया है और कॉटन ग्रीन को अब काला चौकी के नाम से जाना जाएगा। डॉकयार्ड रोड को मजगांव किया गया है, तो वहीं किंग सर्कल को तीर्थकर पार्श्वनाथ स्टेशन, मरीन लाइंस को मुंबा देवी और चरनी रोड को गिरगांव और मुंबई सेंट्रल को नाना जगन्नाथ शंकरशेठ स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो किन किन लोकल स्टेशन के नाम बदले और क्या होगा नया नाम? करी रोड जो पुराना नाम है वो अब लालबाग लोकल स्टेशन के नाम से जाना जाएगा और पुराना नाम जो सैंडहर्स्ट रोड नाम से जाना जाता था मुंबई का, ये रेलवे स्टेशन अब डोंगरी नाम से जाना जाएगा। और ऐसे में देखिए कॉटन ग्रीन जो स्टेशन था वो अब काला चौकी के नाम से जाना जाएगा और इसके अलावा डॉकयार्ड रोड को अब मझगांव नाम से लोग यहां पर बुलाते नजर आएंगे।
और ऐसे ही तमाम जो स्टेशंस हैं, किंग्स सर्कल को अब तीर्थकर पार्श्वनाथ स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। मुंबई के इन रेलवे स्टेशन के नाम सरकार ने बदल दिए हैं। मरीन लाइंस को मुंबा देवी के नाम से अब तमाम मुंबईकर जो है वो बोल पाएंगे। चरनी रोड को गिरगांव स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ये 8 बड़े बदलाव तो आज जो फैसले उसमें किए गए, और ऐसे में चुनाव से पहले देखिए कितना प्रभाव ये बड़े फैसले डालते हैं। और अहमदनगर का नाम भी खासतौर पर पूरे जिले का नाम बदल दिया गया है, लेकिन मुंबई की लाइफलाइन वहां की लोकल होती है, और ऐसे में ये 8 बड़े रेलवे स्टेशन जहां पर लोकल ट्रेनें रुकती थी, इनका नाम बदल दिया जाएगा। बहरहाल अगर आप भी राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो अगली खबर भी आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली में गुरुवार यानी कि कल किसानों ने रामलीला मैदान में महापंचायत का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस कई रूट्स को डाइवर्ट कर रही है। घर से निकलने से पहले रूट की जानकारी आप जरूर लें, क्योंकि कल हजारों की तादाद में किसान दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ किसानों को महापंचायत करने की इजाजत दी है। आपको बता दें, किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी पर कानून लेकर आए। किसान एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं, और इसके अलावा किसान पेंशन, कर्ज माफी, बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी न करने, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ित किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर जो बड़ी मांगे हैं किसानों की, एमएसपी फसलों पर लागू करने के अलावा कर्ज माफी, बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी न की जाए। मुख्य तौर पर हरियाणा, पंजाब के जो किसान हैं, साथ ही लखीमपुर मामले में जिन जिन किसानों पर केस दर्ज किया गया था हिंसा भड़काने का, उनके ऊपर के एफआईआर वापस लिए जाएं। ये भी एक मुख्य मांग है किसानों की, और इसीलिए दिल्ली के रामलीला मैदान में इन प्रमुख 6 बड़ी मांगों को लेकर किसानों का हल्ला बोल होगा। किसानों को शर्तों के साथ दिल्ली में इस महापंचायत की इजाजत दी गई है, लेकिन ये शर्तें क्या हैं? हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। आप देख सकते हैं ये सामने की तरफ रामलीला मैदान है, और यहीं पर जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वो आएंगे। लेकिन परमिशन देखिए, बैरिकेड यहाँ पर ऑलरेडी लगा दिए गए हैं। फिलहाल ये एक गेट है, ये गेट बंद है, गेट नंबर 5 है, ये गेट बंद है। सुबह खोल दिया जाएगा, यहाँ से भी एंट्री होगी। आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर लाउड स्पीकर भी लगे हुए हैं, और सीसीटीवी कैमरे भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा हलचल हमें दिख नहीं रही है, लेकिन मनोज जो हमारे वीजे वो अंदर की तरफ एक बार कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे कि जेसीबी मशीन वगैरह यहाँ पर आई हुई है, शायद यहाँ पर कुछ काम चल रहा हो। लेकिन जो शर्तें हैं वो यही शर्तें हैं कि 5000 से ज़्यादा लोग जो किसान हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की कोई ट्रैक्टर या ट्रॉली लेकर यहाँ पर किसान नहीं आ सकते हैं।